किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है फीड मैनेजमेंट। आप सभी अवगत हैं कि मछली के आहार की क्या भूमिका होती है मत्स्य पालन में। परंतु मैं इसे प्रारंभ करूंगा इस जगह से कि मछली पालन मूल रूप से 3 चीज़ों पर आधारित है। पहला, ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है कि कौन सी मछली को पालना है। आप जिस मछली को पालेंगे उसी के अनुरूप आपको उसका मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था करनी होगी। दूसरा है सीड। सीड अर्थात मत्स्य बीज। यह मत्स्य बीज आपको जो भी ब्रीड चुने उस ब्रीड के अनुरूप जो सीड हो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। उच्च गुणवत्ता के बीज जब तक नहीं होंगे तब तक आप एक सफल मत्स्य पालन नहीं कर सकते। और तीसरा है फीड अर्थात मत्स्य आहार। यह 3 ही ऐसे पिलर हैं जिन पर कि लगभग पूरा का पूरा मत्स्य पालन निर्भर है। वह है ब्रीड, सीड और फीड। चूंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फीड पर यानी मत्स्य आहार पर, तो बाकी 2 जो पहलू हैं उनकी चर्चा अलग से विस्तार में करेंगे। परंतु जहाँ तक फीड की बात आती है तो आप यह ऐसे समझें कि जब हम एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग करते थे, जब हमारे पास सघनता नहीं थी मत्स्य पालन में, एक विरल तरीके से करते थे, कम स्टॉक होता था, तो उस स्टॉक के समय हमारी मछलियां तालाब में प्रायः निर्भर करती थी अपने प्राकृतिक भोजन पर। प्राकृतिक भोजन कहने का अभिप्राय यह है कि आप तालाब में जो ऐसे ही उपजते हैं, जैसे प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, कुछ लार्वा हैं, या कभी कभी जो घास ऐसे हैं जिनको ब्राउज करती हैं मछलियां, या ग्रास कार्प जैसे जो कुछ घासों को खा लेती हैं, उन पर है। लेकिन जब मत्स्य पालन में विकास प्रारंभ हुआ और तालाब का मैनेजमेंट हमने करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने प्राकृतिक भोजन के उत्पादन पर ही जोर रहा। और जो व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई कि तालाब की हम अच्छी तरह से मैन्योरिंग करते थे, फर्टिलाइजेशन करते थे, उसका उद्देश्य यह था कि तालाब में प्रचुर मात्रा में मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार उपलब्ध हो जाए। प्राकृतिक आहार कहने का अभिप्राय पुनः यही है कि उसमें फाइटोप्लैंकटन बने, और फाइटोप्लैंकटन के जो सेकंड जनरेशन में है वो उसको खा करके जो बनता है वो जू प्लैंकटन बने। फाइटोप्लैंकटन में भी हम सिलेक्शन रहता था कि उसमें जो डायटम्स हैं, जैसे आपको नेबिकुला है, सिनेड्रा है, या निट्सिया है, इस तरह के, या जो फेवरेबल हों। उसके बाद जैसे नर्सरी के लिए हो तो उसमें रोटिफर डेवलप हों। इस तरह से मैनेजमेंट होता था। और यह मैनेजमेंट जो है, यह प्राकृतिक आहार तैयार करने के लिए गोबर का खाद, मुर्गी के जो लीटर होते हैं उनको, अवशिष्ट पदार्थों को प्रयोग में लाते थे, या जब और कभी जो पेस्टिसाइड के रूप में मछली मारने के लिए प्रयोग में आता है महुए की खली, उसका प्रयोग करते। तो अभी बाद में फिश जो वो मैन्योर का ही काम करता है। कुछ लोगों ने नर्सरी मैनेजमेंट में यह आवश्यक पाया है कि मैन्योर के रूप में सरसों की खली का भी प्रयोग हुआ है, ताकि कीड़ों इत्यादि के प्रकोप से बचा जा सके। और जब संकुल मत्स्य पालन, यानी जिसे हम बहुत पॉपुलरली कहते हैं, जिसे कहते हैं कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा कदम था, वह था संकुल मत्स्य पालन यानी कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि यह एक ऐसा कल्चर सिस्टम है जिसमें हम ऐसी मछलियों का, ऐसे ब्रीड का, ऐसी स्पीसीज का हम स्टॉकिंग करते हैं जो उस पानी के, यानी कि जो एक्वाटिक सिस्टम है, जो तालाब है, उस पानी के पूरे इकोलॉजिकल निश को यूटिलाइज कर ले।
Composite fish farming is all about utilization of the entire ecological niche of the water body by stocking fishes eating at different water level. अब इसे हम कहें तो इकोलॉजिकल निश क्या होता है, तो ये एक तरह का वो प्राकृतिक वो एक स्टेटस है जिसमें कि वो अलग अलग, जैसे कुछ बॉटम में उगने वाले हैं, कुछ तालाब के साइड में, कुछ कॉलम में, कुछ ऊपर में। तो उसी तरह से हम करते थे कि बॉटम फीडर, कॉलम फीडर और सरफेस फीडर मछलियों की स्टॉकिंग की जाती थी। यह स्टॉकिंग जो था पूर्ण रूप से प्राकृतिक आहार को ध्यान में रखकर किया गया, परंतु जब जब हम जानते हैं कि प्राकृतिक आहार के उत्पादन की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाहर प्राकृतिक आहार के सहारे मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना लगभग असंभव होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपोजिट फिश फार्मिंग में ही यह प्रथा चालू हुई कि उसमें हम सप्लीमेंट्री फीडिंग देना शुरू किए। सप्लीमेंट्री फीड का मतलब ये होता है पूरक आहार, यानी कि वह पूर्ण आहार नहीं था, हम उसे पूरक आहार देते थे ताकि उसे जो प्राकृतिक आहार मिल रहा है और उस प्राकृतिक आहार के बाद उसे हम पूरक आहार देते थे ताकि उनके जो पूरी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वह पूरा हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। प्रारंभ में विभिन्न तरह के जो तिलहन होते थे, मूंगफली हो, सनफ्लावर हो, आपको कॉटन सीड का भी, सरसों की खली का भी, और विभिन्न तरह के जो तिलहन उपलब्ध थे उनकी जो केक थे, जो खली था, उस खली का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। उसके साथ साथ जो प्लांट होते हैं जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर राइस ब्रान एक ऐसा पहलू है जिसे डीआइल्ड कर लेते हैं, जिससे कि तेल निकाल लिया जाता है, तो फीड के रूप में मछलियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सस्ता भी होता है और उसके साथ साथ आप अच्छी प्रोटीन की मात्रा होती है और उसमें रफेजेस काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके यह प्रयोग में लाया गया और आज भी आप जितने भी पुरानी पुस्तकें पढ़ेंगे उनमें आप पाएंगे कि चर्चा यही होती है कि सरसों की खल्ली और राइस ब्रान, और साथ में बाद में उसमें कुछ मिनरल मिक्सचर, कुछ विटामिन्स मिक्स किए जाने लगे। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने सीधे एक मैश फीड यूज करना शुरू किया, जिसमें कि मक्के का जो मैश है, पाउडर फॉर्म है, उसे पका करके देने लगे। कुछ लोगों ने आलू वगैरह का भी प्रयोग किया। यह एक मत्स्य आहार के तरफ विकास की एक कड़ी थी, जो कड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। कुछ लोगों ने इसे डो की तरह बना करके फीड किया, कुछ लोगों ने इसे ट्रे में भी दिया, कुछ लोगों ने इसे बैग में हैंग करके भी फीडिंग कराया। मैं नहीं कहता कि इसमें से कोई भी प्रथा गलत थी, यह एक फीड मैनेजमेंट के में जो विकास की जो अवस्था थी उसकी अलग अलग कड़ियाँ हैं। बाद में कमर्शियल फीड आ गए जिन्हें हम व्यावसायिक फीड कहते हैं, और व्यावसायिक फीड होता है यह लगभग एक पूर्ण आहार होता है। इसमें उसके प्रोटीन परसेंटेज का, उसके फैट परसेंटेज का, उसके फाइबर परसेंटेज का, सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है कि यह फीड जो है यह मछलियों के लिए पूर्ण आहार का काम करे। खास करके जो वोरेसियस जो ईटर्स हैं फिश, जैसे कि पंगेसियस है, इसके लिए तो जो फ्लोटिंग फीड का प्रयोग आजकल काफ़ी प्रचलन में है। और फीड की जब कंपनियां आई तो मूल रूप से पहले सिंकिंग फीड आया, जो कॉम्पैक्शन के तरीके से बनता है, ऐसे एक्सट्रूजन के साथ भी कॉम्पैक्शन होता है। और अभी जो काफ़ी जो प्रचलित फीड है फिश के क्षेत्र में, वह है आपको फ्लोटिंग फीड। फ्लोटिंग फीड भी एक्सट्रूजन मेथड से बनते हैं। एक्सट्रूजन मेथड का मतलब होता है कि जो फीड है दैट ऐसे कॉम्पैक्शन में जब हम प्रयोग में लाते हैं तो या तो आप उसमें कोई बाइंडर का प्रयोग करते हैं, जैसे टैपियोका है या और भी जो अवेलेबल बाइंडर्स है, बहुत सारे बाइंडर बाजार में उपलब्ध है, उन बाइंडर्स का प्रयोग करते हैं। या तो आप उसमें जब प्रोटीन जब उसे कुक करते हैं, फीड को, ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, तो उसमें 2 से 3 घंटे के लिए
कुक करने के समय जो एक खास जो ग्लूटीन वगैरह होता है वो एक स्टिकी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और वह एक बाइंडर का काम करता है। यह अप्लीकेबल है सिंकिंग फीड बनाने में और फ्लोटिंग फीड बनाने में भी। फ्लोटिंग फीड के केस में आज काफ़ी यह पॉपुलर है और अपने राज्य बिहार में आज फ्लोटिंग फीड की एक बहुत अच्छा मार्केट विकसित हो रहा है और कई बड़ी कंपनियां जो राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं वो कंपनियां भी अपना फीड बिहार के बाज़ार में बेच रही हैं और किसान इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। हम इसे कह सकते हैं कि यह भी एक विकास की अवस्था ही है। बिहार में जो ये कमर्शियल फीड पर मैं आऊँ कि कमर्शियल फीड की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्यों इसे प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले कि जब भी आप फार्म बनाते हैं, बड़ा फार्म होता है, तो वहाँ पर फीड को आप जो है एक बहुत बड़ा खर्च है। आप मान लें कि जो फिश प्रोडक्शन होता है तो फिश प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 80% जो खर्च है वो मत्स्य आहार में है, फीड में है। तो आपको इसी बात से अंदाज़ा लग गया होगा कि मत्स्य पालन में इसके प्रबंधन की कितनी आवश्यकता है। जरा से प्रबंधन में चूक हुई तो वह आपके मत्स्य जो फिश के प्रोडक्शन में होने वाले लागत को बढ़ा देगा और बदले में आपके होने वाले प्रॉफिट को कम कर देगा। यह सिर्फ इतना ही नहीं करता, अगर फीड के प्रयोग में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो वह फीड बेकार ही होता है, वह मछलियां नहीं खाती हैं और खाने के बाद फीड का पैसा तो लगा ही, साथ ही जो फीड मत्स्य जो तालाब जो हैं उनमें गए तो उनमें जा कर के एक प्रदूषण भी पैदा करते हैं जिन्हें मैनेज करना भी एक कठिन समस्या होती है। मैं इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ कि कमर्शियल फीड जब हम प्रयोग करते हैं तो कमर्शियल फीड के द्वारा हम जो प्राकृतिक भोजन के आधार पर जो हमने फिश प्रोडक्शन के टारगेट्स रखते थे उससे हम अपने टारगेट को कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ा देते हैं। ऐसी अवस्था में इतने बड़ी परिमाण में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में फीड को मैनेज करना और रोज प्रोड्यूस करके देना एक कम्बरसम और काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम होता है। और जब हम कमर्शियल फीड यूज़ करते हैं तो यह पैकेट फॉर्म में आता है, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, इसमें हम जानते हैं कि पर डे जो दे रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या है, इसलिए इसमें एक तारतम्य बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है कि हम जो फीड प्रयोग कर रहे हैं वह। दूसरी बात है कि हमें जैसे पंगेसियस का प्रयोग कर फिश पालते हैं तो शुरू में 32% प्रोटीन, 28% प्रोटीन, फिर फैट का 4%, 5% की वेरिएंट रखते हैं। कार्ब के केस में 28%, 26%, 24% का फीड हम देते हैं। तो मैं ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अलग अलग जो कंपनियां, अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं उनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है और यह प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फार्म लेवल पर कर पाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। जब हम कमर्शियल फीड यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके अपने कॉस्ट होते हैं, लेकिन अगर उसे पूरे तौर पर देखें तो उस कॉस्ट को मैनेज करने के बेहतर तरीके हैं। आप फीड का प्रयोग बहुत ही जुडिशियस तरीके से करें। सबसे पहले जो भी कंपनी का फीड लेते हो, XYZ कोई भी हो, बिहार में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जब कंपनी से आप फीड लेते हैं तो कंपनी से पूछें कि आपका फीडिंग चार्ट क्या है। हर कंपनी का फीडिंग चार्ट अलग होता है क्योंकि उनके अपने USPs होते हैं, अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि उनकी ये अच्छाई है। तो अच्छाई के साथ आप बताएंगे कि मछली जब किस साइज़ का हो तो वह कितने % बॉडी वेट का फीड दिया जाए, जब मछलियों का साइज़ बढ़े तो कितने % बॉडी वेट का फीड दिया जाए। प्रायः जब हम मछली का जो स्टॉकिंग करते हैं या 5 ग्राम से 7 ग्राम तक का सीड अगर स्टॉक करते हैं तो हम उसे पंगेसियस के केस में सुबह 9 बजे और शाम में 4 बजे फीडिंग करते हैं और पर डे उसे अपने बॉडी वेट का जितना स्टॉकिंग मटेरियल होता है उसका 10% 2 भागों में बांट के सुबह शाम देते हैं। उसी तरह से अगर यह कभी कभी किसान होते हैं इसे 3 भाग में भी बांटते हैं, लेकिन उसी 10% को। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 100 kg स्टॉक डाला है
बीज डाला है तो 10 केजी फीड को आप या तो 2 बार में या 3 बार में विभक्त करके आप प्रयोग कर सकते हैं। कार्प के केस में भी शुरू में 10% ही फीड देते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए जब ये 50 ग्राम के आसपास पहुंचता है तो यह फीड घट करके लगभग 6% पर रह जाता है। 100 ग्राम में यह 4% पर आ जाता है। जब ये 200 ग्राम 250 ग्राम पर पहुंचता है तो ये 2 से 2.5% पर रहता है। 400 ग्राम से के पास पहुंचने पर यह 2% से नीचे आने लगता है, 2% के लगभग। 500 से 600 ग्राम पर 1.5% और उसके ऊपर में 1% बॉडी वेट का फीड देते हैं। यह फीडिंग जो है आपको, एक है कि यह एक थंब रूल देता है कि आपको ऐसे प्रयोग करना है। दूसरा है कि आप सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं कर सकते और सफल मत्स्य पालक आप नहीं बन सकते। इसके लिए ज़रूरी होगा कि फीड देने के बाद आप वहाँ रुकें, मछलियों के व्यवहार को देखें, मछलियाँ फीड कितनी देर में खाती हैं ये देखें, पूर्ण रूप से कितनी देर में खाती है। जैसे पंगेसियस अगर 50 ग्राम से ऊपर का हो तो उसे खाने के लिए जो फीड देते हैं उसे 2.5 से 3 मिनट के अंदर में खा लेना चाहिए। अगर इसके बाद फीड बचा रह जाता है तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा फीड कर रहे हैं, या अगर 3 मिनट से कम में खा जाती है तो आप कम फीड दे रहे हैं। इसी तरह कार्प के केस में है, कार्प उतनी वोरेशियस ईटर नहीं होती है, एग्रेशन नहीं दिखाती है खाने में, लेकिन कार्प में खास करके कुछ मछलियां तेजी से खाती हैं, जैसे कॉमन कार्प हो या जो मृगल है, ये सरफेस पर आकर के बड़ी तेजी से खाती है। ऐसे एक भ्रम रहता है कि मृगल है वो बॉटम फीडर है, ये सरफेस पर कैसे खाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिस में जो किसान हैं, जो अपने फार्म पर जुड़े किसान हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मृगल सरफेस पर आकर के बड़े एग्रेशन से खाती है। कुछ लोग जब सिंकिंग फीड का प्रयोग करते हैं तो जब बोरे में प्रयोग कर रहे हैं तब तो आप देख रहे हैं कि वो बर्बाद हो रहा है या कब खा रही है मछलियाँ। जब वो खाली हो रही हैं तो उसे आप निकाल लें, निकाल करके उसे धो करके बोरे को सूखने के लिए रख दें और दूसरे बोरे में जो पहले से सूखा हो उसमें फीड डालकर आप प्रयोग करें। अगर आप ट्रे में फीडिंग कर रहे हैं तो आप 2 घंटे के बाद ट्रे को उठाकर जरूर देख लें कि मछलियाँ पूर्ण रूप से दाने को खा रही हैं कि नहीं। कभी कभी जहाँ पर हम दाना देते हैं वहाँ पर भी सप्ताह में 1 दिन उतर के देखना चाहिए कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, काली तो नहीं हो रही है। अगर वहाँ की मिट्टी बिल्कुल साफ़ है, एकदम चिकनी है, तो आप समझ जाएं कि मछलियाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अच्छे रूप से खाना खा रही हैं और फीड की बर्बादी नहीं हो रही है। अब है कि फीड की क्वालिटी। फीड की क्वालिटी तो बिल्कुल निर्भर करेगी। सबसे पहले आप देख लें कि जो फीड दिया जा रहा है, वह जो दाना आप दे रहे हैं वह मछलियों के जो साइज़ है, आकार है, उसके अनुरूप हो। जैसे छोटे मछली हो तो 1.8 या 2 mm का दाना दें, और छोटा है तो उसके लिए 0.5, 0.8, 1.2 mm, 1.5 mm का भी आता है। लेकिन मैं 1.8 से शुरू कर रहा हूँ कि जो आप आराम से 5 से 6 ग्राम की मछलियाँ इसे खाती हैं, तो 1.8 या 2 mm का दें। उसके बाद 2.5 mm या 3 mm का दें। इसके बाद आप 4 mm का दें। तो उनके मुंह के साइज से मैच करना चाहिए। आप जब दाना को देखते हैं तो दाने को देखें कि वो स्मूथ है या नहीं, उसकी स्मूथनेस होनी चाहिए, उसमें जो अट्रैक्टेंट वगैरह जो दिए गए हैं उसका स्मेल आ रहा है कि नहीं। तीसरी बात है कि कहीं दाने का बैग खोलते हैं तो उससे बहुत मात्रा में पाउडर तो नहीं निकलता है। अगर पाउडर निकलता है तो यह एक निगेटिव चीज़ है, क्योंकि वो उस पाउडर को मछलियाँ खाएंगी नहीं, और ये पाउडर जो होगा वो तालाब में जाएगा और वह प्रदूषण पैदा करेगा। क्योंकि जो इंटेंसिव फिश फार्मिंग है इसमें हम फाइटोप्लैंक्टन के लिए मैन्योर वगैरह नहीं देते, न फर्टिलाइज़र देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप फीड का प्रयोग शुरू करते हैं तो फीड खाने के बाद कुछ बचा हुआ फीड हो, या जो फीड खाने के बाद मछलियों का जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे 1 महीने के अंदर में बहुत घना फाइटोप्लैंक्टन आता है, जिसे कंट्रोल करना खुद अपने आप में एक चैलेंज होता है, एक चुनौती होती है, और इस चुनौती से निपटना आसान नहीं होता। इसलिए हमें पहले से किसी फाइटोप्लैंक्टन प्रयोग किसान हैं उसके लिए डेवलप नहीं करते हैं, आवश्यकता भी नहीं होती है। बाद में हमें जब फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा काफ़ी गहरी हो जाए तो उसके लिए आप वाटर एक्सचेंज करते हैं, या कभी कभी यहाँ तक कि अब ब्लूम क्योर वगैरह
प्रोडक्ट आए हैं जो ब्लूम को कंट्रोल करते हैं। कभी कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, कभी फिटकरी यूज करते हैं, एलम वगैरह यूज करते हैं, ताकि हम ब्लूम को कंट्रोल में रखें और ये फीड है वो मछलियाँ खाती रहें। क्योंकि ब्लूम जैसे ही ज़्यादा गहरा होगा वैसे ही आपके तालाब में रात्रि के वक्त में जब मछलियाँ और वो फाइटोप्लैंक्टन दोनों रेस्पायर करेंगे तो आपके ऑक्सीजन की मात्रा रात में घट जाती है, सुबह में घटने लगती है, और परिणाम होता है कि मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाती हैं, कभी कभी सरफेस पर भी आती हैं, और अगर ध्यान न दें तो मछलियों की मृत्यु भी हो जाती है। खास करके इंटेंसिव फिश फार्मिंग में, और वो भी पंगेसियस के जब आपका प्रोडक्शन लेटर स्टेज में होता है, एंड स्टेज में होता है, तो कभी कभी देखते हैं कि हम प्रायः शुरू से अगर पानी का प्रबंधन फीड के अनुरूप नहीं करते हैं तो पानी जो है वह हरे से गहरा हरा, गहरा हरा से भूरा, और धीरे धीरे वो काला हो जाता है। इससे अमोनिया की मात्रा ये सब वगैरह बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि फीड तो मछलियाँ खा लेती हैं परंतु ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि आपने मछलियों को स्ट्रेस में रखा है। स्ट्रेस को रिलीव करें। तो फीड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पहलू सिर्फ फीडिंग चार्ट या फीड नहीं है, बल्कि पानी का प्रबंधन भी है। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन जितना बढ़िया होगा, जितना कम स्ट्रेस फिश पर होगा, उतना बढ़िया आपको FCR मिलेगा। नॉर्मली जो हमारे कमर्शियल फीड होते हैं वो क्लेम करते हैं कि उनका FCR 1.5 से 1.3 से 1.5 तक आता है। कभी कभी इंटेंसिव फार्मिंग में ये ज़्यादा भी होता है, और अगर कम अगर स्टॉक हो तो 1.1 तक भी आ जाता है। लेकिन बेहतर प्रबंधन में अगर 1.4 तक FCR आए तो बढ़िया, इसे अच्छा माना जाएगा। इसमें कहीं कोई परेशानी की अवस्था नहीं होती है। आजकल जितने भी फीड कंपनियां हैं उनके फीड की अगर औसत कीमत लें तो लगभग 40 से 44 रुपए के बीच में किसान को मिलता है, और अगर 50 से 60 रुपए में 55 से 60 रुपए में 1 किलो मछली का प्रोडक्शन हो तो यह ठीक, मतलब कह सकते हैं कि सही है। अब है कि कुछ हमारे यहाँ फीड फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, लगेंगी। छोटी छोटी फीड फैक्ट्रियाँ लगी हैं, वो तो सेल्फ कंजम्पशन या 2-4 किसानों के लिए हैं। मधेपुरा में एक फैक्ट्री लगी है जो निश्चित तौर पर 50-100 किसानों को आपूर्ति कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि फीड का प्रोडक्शन अगर लोकल हो तो हमें जो भी फीड बाहर से, आंध्र प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से आता है, उस पर एक फ्रेट जो भाड़े का खर्च है वो खर्च बचाया जा सकेगा। और यह भी हम जानते हैं कि बिहार में लगभग एक बड़ा प्रतिशत है जो मक्के का उत्पादन बिहार में होता है, जो इसका रॉ मटेरियल है। अब बिहार में सोयाबीन भी मिल जाता है, तो बिहार में अगर प्रोडक्शन किया जाए तो फीड के कॉस्ट को कम किया जा सकता है, फ्रेट के लेवल पर भी, और साथ में जो इनपुट जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लेवल पर भी। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध यही करूँगा कि जब भी आप तालाब में मछलियाँ पालें तो सही जो आपको टारगेट हो, बड़े आप स्पष्ट तरीके से सोच लें, और सोचने के बाद जो मछली पालना हो वही ब्रीड आप पालें। उसके सीड की क्वालिटी सुनिश्चित कर लें, सही हैचरी से लें, साथ में ताकि उनका जेनेटिक जो विगर है वो बेहतर हो। साथ ही सीड का साइज जो है वह मायने रखता है। आप जब भी साइज स्टॉक करते हैं कार्प के केस में तो 50 से 100 ग्राम का करें, पंगेसियस है तो 15 से 20 ग्राम का करें। इसके अलावा सीड के जब सीड और ब्रीड दोनों का सिलेक्शन हो तो फीड का सिलेक्शन आप बिल्कुल खुले दिमाग से स्पष्ट तरीके से करें कि जो ब्रीड आपने चुना है उस ब्रीड के लिए कौन सा फीड सर्वोत्तम है। आप जहां से फीड लेना हो, फीड की क्वालिटी, फीड की क्वालिटी का मतलब होता है कि उसका फ्लोट करता है तो उसका कितना देर तक वो मतलब रहता है अपने सॉलिड फॉर्म में, जिसको कि फ़िश कंज्यूम कर सके। इसके अलावा उसमें डस्ट नहीं हो, उसमें जो प्रोटीन परसेंटेज क्लेम किया गया हो वही प्रोटीन परसेंटेज हो, और आप फीड का प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से करें। जब भी आपको एक दो मोटी मोटी बातें और बता दूं कि जब भी आसमान में बादल हों तो आप फीड की मात्रा आधे से भी कम कर दें। अगर बारिश हो तो फीड ना दें। जब भी लगे कि प्लैंक्टन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो एक आध दिन के लिए फीड बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
उससे फीड का आपका जो प्लैंकटन की डेंसिटी कम करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा जब हार्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो हार्वेस्टिंग के पहले आप 24 घंटे पहले फीडिंग जरूर बंद कर दें, ताकि आपको फिश को ट्रांसपोर्ट करने में या जिसे बेचें उसे ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा हो, उसकी मृत्यु ना हो मछलियों की। और मोटे तौर पर मुझे लगता है कि मैंने एक परिचय दिया है फीड मैनेजमेंट पर। ऐसे ये काफ़ी बड़ी विधा है और इस विधा को समझने के लिए अतिरिक्त वक्त की आवश्यकता होती है। फिर भी अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।